हम सब ने बचपन में अ से अनार पढ़ा है, लेकिन हिंदी वर्णमाला सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे पूरे नियम, आधार और कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम इसी वर्णमाला को बिल्कुल आसान और क्लियर तरीके से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनंत हिंदी पर, जहां हम हिंदी व्याकरण और साहित्य को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्णमाला, इसकी परिभाषा, इसके भेद और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम सबने इनके बारे में पढ़ा था। व्याकरण में हमने पढ़ा जो ये व्याकरण होता है ये क्या होता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है, ये एक ऐसा शास्त्र होता है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना सिखाता है, शुद्ध बोलना सिखाता है और उस भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। उस शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। इस व्याकरण को इस जो ये व्याकरण जो होता है इसके तीन अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं कि कोई वर्ण कैसे बना है, उसका उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण स्थान उसका क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, शब्द कैसे निर्माण हुआ है, उनका उच्चारण क्या है, उनके भेद क्या क्या है, ये सब शब्द विचार में पढ़ा जाता है। और इसी तरह से जो वाक्य विचार होता है उसमें हम वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं कि भाई वाक्य कोई वाक्य बनता कैसे है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य बनाने का वो क्या होता है, उनका उच्चारण, उनका जो अर्थ क्या निकलता है और उनके भेद क्या होते हैं, ये सब हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार, जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला वर्ड है वर्ण। आखिर ये वर्ण होता क्या है? वर्ण एक ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि होती है, ये किसी भी भाषा की होती है, कोई भी भाषा हो उसकी सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसको आगे खंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि जिसके आगे टुकड़े नहीं किया जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते या जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसे वर्ण कहा जाता है। जैसे जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें वर्ण होते हैं आ, क, ख, ग, ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की। ये वर्णमाला क्या होती है? अगर हम वर्णमाला को तोड़कर पढ़ते हैं कि जो वर्णमाला शब्द है वो बना किन शब्दों से है, तो ये बना है वर्ण धन माला से। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जो हमने अभी पढ़ा, नहीं वो छोटी ध्वनि, भाषा की वो छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते, वो होता है वर्ण या अक्षर। और माला का मतलब होता है हार, जो गले में पहनते हैं, अ, वो हार आप कह सकते हैं। यानी एक ऐसा हार जिसमें वर्णों को पिरो दिया गया है।
जो नॉर्मली जो हार होता है वो क्या होता है, सोने चांदी के होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फूलों के बनाए जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं, देखते होंगे कि फूलों को कितने अच्छे तरीके से उसमें पिरो दिया जाता है, और फिर वो एक फूल जो है वो एक हार का रूप ले लेते हैं। तो इसी तरह से जब हम वर्णों को एक सही तरीके से हम व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दूसरे शब्दों में ही हम इसे कह सकते हैं कि जो वर्णमाला होती है वर्णों का समूह होता है। लेकिन क्या वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हम समझने के लिए कह रहे हैं कि जो वर्णों का समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ अ, प, च, क, और ऐसे ही मैंने और दूसरे वर्ण लिखे, तो वर्णों का समूह क्या होता है, जहां पर एक से अधिक वर्ण हो उनका समूह हो वो वर्णों का समूह है। तो यहाँ पर वर्णों का समूह है, तो ये क्या वर्णमाला कहेंगे हम इसे? बिल्कुल नहीं। हम इसे बिल्कुल भी वर्णमाला नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अगर हम जो ये वर्णों का समूह हमने लिखा, इसके आगे हम एक शब्द जोड़ देते हैं जो है क्रमागत, या आप कह सकते हैं क्रमबद्ध। आप कह सकते हैं व्यवस्थित, या फिर आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित। तो वर्णों के क्रमागत या क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित या फिर व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। जैसे जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है उसमें एक वर्ण है क। क के बाद किसकी व्यवस्था की गई है? ख की। ख के बाद ग की। ग के बाद ख, और घ के बाद अंग। तो ये वर्णों को एक सुव्यवस्थित या क्रम से लगाया गया है, तो इस समूह को हम वर्णमाला कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने समझा कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसे क्रम से लगाया गया है, जिसमें उस समूह में वर्णों को क्रम से अरेंज किया गया है, क्रमबद्ध तरीके से स्थापित किया गया है, उस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें मैं आपसे पूछूं किसी भी भाषा की, कोई भी भाषा आप ले लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, पंजाबी, रोमन, अ, या दुनिया की कोई भी भाषा, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अब जो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग आधारों पे हम बांट सकते हैं। जैसे इसमें पहला होगा कि लेखन के आधार पर या लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। दूसरा, हम कह सकते हैं उच्चारण के आधार पर या मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तीसरा, अर्थ के आधार पर या सार्थक, भाषा की सार्थक इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई। और चौथा है भावार्थ, भावार्थ के आधार पर, यानी वो सबसे छोटी इकाई जिसका कोई भाव होता है,
भाव भी निकलता है और उसका अर्थ भी होता है, वो इकाई क्यों क्या है। और एक और आधार पर इसे बांटा जाता है, अ, वो है व्याकरणिक कोटि के आधार पर। व्याकरणिक कोटि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इन आधारों पर हम भाषा की किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को पढ़ेंगे। देखिए, लेखन क्या होता है कि जब हमने उसे लिख दिया, किसी भी इकाई को हमने लिख दिया, तो वो लेखन के आधार पर। तो भाषा की लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। जब हम इसी वर्ण को मुख से बोलते हैं, बोल उच्चारण इसका करते हैं, तो यही वर्ण ध्वनि कहलाता है। तो उच्चारण के आधार पर या मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। और अर्थ या सार्थकता के आधार पर किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो होगी शब्द। यानी अगर मैं क, ये क्या है? एक वर्ण है, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं। लेकिन जब मैं इसके साथ एक दूसरा वर्ण मिला देती हूँ, दूसरा वर्ण मिलाने के बाद इसका ये क्या बन जाता है? एक शब्द बन जाता है, यानी कम। और इसका एक अर्थ भी होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द। और भावार्थ यानी जो ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ भी है और उसको अपने भावों को भी, किसी दूसरे के भावों को भी हमें समझा रहा है, तो वो इकाई होगी हमारी वाक्य। और व्याकरणिक कोटि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है पद। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, ये जो वर्णमाला है, वर्णों का सुव्यवस्थित जो समूह है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? इसको बांटा जाता है दो भागों में। पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जिनको बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण ही व्यंजन कहलाते हैं। तो ये है वर्णमाला के भेद। अब हम स्वर और व्यंजन को एक एक करके पढ़ते हैं। स्वर का आपको पता चल गया, स्वर क्या होते हैं? यानी जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कुल 11 है। अब इन 11 स्वरों को भी आगे कुछ भागों में बांटा जाता है, उन्हें हम पढ़ते हैं। पहला है रचना के आधार पर स्वर। रचना के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन से 3 प्रकार हैं? पहला है ह्रस्व स्वर, ह के नीचे र लगा हुआ है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? वो स्वर जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है
4 कौन से? अ, इ, उ और इ। ये 4 हमारे रस्व स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों को रस यानी जो रस्व स्वर होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? इनके अन्य नाम क्या होते हैं? अन्य नाम में इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो अब आपको पता चल गया होगा मूल स्वर कितनी है, तो एग्जाम में आएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 4। इन स्वरों को, मूल स्वरों को ही दूसरा नाम दिया जाता है आधार स्वर, क्योंकि जो पूरी हमारी वर्णमाला है उनका आधार ये 4 स्वर ही है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे हैं। इन्हें ही जड़ स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर या प्राकृतिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है, और इसके अलावा इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब जो दूसरा भेद है वो है संधि स्वर। अब आप बोलेंगे ये संधि स्वर क्या होता है, कभी पढ़ा नहीं, हम सिर्फ 3 भेद पढ़ते आए हैं आज तक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। लेकिन वो हम सिर्फ बचपन में पढ़ते आए हैं, वो एकेडमिक तक जो हमने स्कूल में पढ़ा है वहां तक ही सीमित होता है। लेकिन जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन होते हैं। संधि स्वर, जिन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। जो द्विमात्रिक या फिर संधि स्वर इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये स्वर होते हैं, ये स्वर संधि के नियमों से बने होते हैं। इनमें संधि के नियम लागू होते हैं, इसीलिए इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। इन स्वरों को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है दीर्घ या फिर सजातीय स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त या विजातीय स्वर। दीर्घ स्वर की हम बात करें तो संधि में आपने पढ़ा होगा दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ स्वर संधि, जहां पर एक ही जाति के समान स्वर मिलकर उसका दीर्घ बनाते हैं। जैसे और दोनों एक ही जाति के हैं, एक जैसे स्वर हैं, जब ये दोनों आपस में मिले तो इनसे आ बन गया। यही नियम दीर्घ स्वर संधि में भी लागू होता है। ऐसे ही जब ई और ई मिलती है तो क्या बन जाता है? ई बन जाता है। तो ये क्या है? ये सजातीय स्वर है, और जब ये दोनों मिले हैं तो ये अपना एक दीर्घ रूप बना लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या हुए? इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, या फिर हम इन्हें सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसी तरह से जो री होता है और जो री, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये बड़ा री बनाते हैं। लेकिन जो ये बड़ा री होता है, ये हिंदी भाषा में अब विलुप्त हो चुका है। इसे संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से री और री, ये भी एक संस्कृत का स्वर है, ये भी विलुप्त हो चुका है। ये संस्कृत के स्वर है, लेकिन यहाँ पर भी दीर्घ या दीर्घ स्वर और सजातीय स्वर हम इन्हें कह सकते हैं।
अब बात करते हैं संयुक्त या विजातीय। संयुक्त या विजातीय स्वर। अब ये स्वर क्या होते हैं? जब अ ई से मिलता है तो ये बनाता है ए, और जब यही अ इस ए से मिल जाता है तो ये बनाता है अ। यहाँ पर देखिए, ये दोनों अलग अलग जाते हैं, यानी असमान स्वर है। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नए स्वर का निर्माण ये करते हैं, तो इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर आप कह सकते हैं, विजातीय स्वर कह सकते हैं आप। इसी तरह से जब अ में हम उ मिलाते हैं तो बनता है ओ, और जब इसी अ में हम इस ओ जो नया स्वर बना है ओ को मिलाते हैं तो एक नया स्वर बनता है औ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो दोनों है इनमें कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। संधि का नियम लागू होता है। और जो ये दोनों है यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। वृद्धि स्वर संधि, इसमें भी संधि का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, इसीलिए हम इन्हें संधि स्वर कहते हैं। अब तीसरा स्वर होता है पलुत स्वर, या फिर आप कह सकते हैं त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने में 3 मात्राओं जितना समय लगता है उसे हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। हिंदी में इसका बहुत कम यूज किया जाता है, ये संस्कृत में ही यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं ओम, या मैंने लिखा राम, और मैंने लिखा राम। तो यहाँ पर जो ये 3 लिखा हुआ है ये आपने देखा होगा हिंदी में हम 3 को ऐसे लिखते हैं। तो जब हम किसी भी अ, शब्द को लंबा करके बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो उसके बीच में जो स्वर होता है वो लंबा खिंच जाता है। जैसे हम जब ओम का उच्चारण करते हैं तो जो बीच में मात्रा होती है ओम, तो वो लंबी खिंच जाती है, वो 3 मात्राओं जितना लंबा समय उसको उच्चारण करने में लगता है, इसीलिए हम इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे राम, अगर कोई बच्चा है जो राम है मेरे पास बैठा है तो मैं उसे क्या बोलूंगी? ए राम। लेकिन जब वही राम, वही बच्चा मुझसे दूर चला जाता है तो मैं उसको चिल्लाकर जोर से बोलती हूँ कि राम। तो ऐसे ही जो ये मात्रा होती है ये थोड़ा लंबी खिंच जाती है, तो इसीलिए जो ये क्या होते हैं, प्लूत स्वर होते हैं और त्रिमात्रिक होते हैं। क्योंकि जो ये बीच में आपने देखा होगा, जो ये ऐसे एस जैसा साइन मैंने बनाया, ये क्या होता है? ये होता है अवग्रह। ये होता है अवग्रह, इसे हम कहते हैं। जो ये राम मैंने लिखा है, अब आप बोलोगे कि इसमें तो 2 ही आपने लगाए हैं, 2 अवग्रह लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर 2 अवग्रह हैं जो इन 2 मात्राओं को दिखा रहे हैं, और एक मात्रा जो है वो राम के साथ लगी हुई है, इसलिए 3 मात्रा इसमें है। ये थे हमारे रचना के आधार पर स्वर के भेद। अब हम दूसरा आधार पढ़ते हैं, मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मुख खुलने के आधार पर स्वर के
चार भेद होते हैं। कौन से होते हैं वो? चलिए देखते हैं। पहला होता है विवृत स्वर, और दूसरा होता है समवृत स्वर। एक होता है अर्धविवृत, और एक होता है अर्ध समवृत। तो मुख खुलने के आधार पर ये हमारे चार प्रकार के स्वर होते हैं। में क्या होता है, जो विपरीत होता है इसमें पूरा मुख खुलता है, इसमें आधा मुख खुलता है। समवृत्त में आधा मुंह बंद रहता है, इसमें लगभग मुंह बंद रहता है। अर्ध समवृत्त में क्या होगा, समवृत्त का आधा यानी लगभग आधा मुंह बंद रहेगा, इसमें आधा मुख हमारा बंद रहता है। अब आप बोलोगे कि आधा मुंह खुलना आधा मुंह बंद होना, इसमें क्या अंतर है? ये तो दोनों सेम ही बात है, आधा मुंह खुले या आधा मुंह बंद हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ये अर्धविवृत जो स्वर होते हैं, इनमें जो हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो जल्दी से सिकुड़ जाती है। हमारे जो मांसपेशियां होती हैं वो तुरंत अपनी पहली अवस्था को धारण कर लेती हैं। और जो अर्ध संवृत होता है, इनमें मांसपेशियों को अपना पहले रूप में आने के लिए थोड़ा समय लगता है। ये इनमें डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं ये स्वर होते कौन कौन से हैं। विवृत की हम बात करें तो विवृत स्वर आप बोलकर देखिए, कौन सा स्वर ऐसा है जिसका उच्चारण करने में हमारा पूरा मुंह खुल रहा है? तो वो स्वर है हमारा आ। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुलता है, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो एक आ ही ऐसा स्वर है जिसमें हमारा पूरा मुंह खुलता है। दूसरा है अर्धविवृत। अर्धविवृत स्वर कौन से हैं? इसमें अ, ऐ और औ, इन स्वरों का उच्चारण करने में हमारा आधा मुंह खुलता है। तीसरा है समवृत। समवृत स्वर यानी लगभग मुंह बंद होता है। कौन से स्वर हैं वो? उसमें होता है ई, ई, उ और उ। ये चारों स्वर समवृत कहलाते हैं। और चौथा है अर्ध समवृत। आधा मुंह किसमें बंद होता है? जो ए और ओ स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारा आधा मुंह बंद होता है। तो ये थे हमारे मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद। इसमें अभी और बहुत से टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आज हमने हिंदी वर्णमाला को बिल्कुल आसान तरीके से समझा, इसके भेद पहुंचे, कुछ भेद हमने पढ़े, थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने पढ़े। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और अगर आप हिंदी व्याकरण और साहित्य को इसी तरह से आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनंत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, जिसमें हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।